तो दोस्तों इस साल के सीडीएस सीएपीएफ वगैरह के जो अभी तक के पेपर हुए हैं, ठीक है। उनको देख करके बेयर एक्ट पे एक दुनिया में अलग हड़कंप मचा हुआ है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में या फिर इस वीडियो की सीरीज में जितने भी इम्पोर्टेंट बेयर एक्ट्स रहे हैं जो उन्होंने अभी तक यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, आप देखेंगे 2023 के पेपर में उन्होंने बहुत सारे एक्ट पूछ लिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उन सब चीज़ों को पूछ लिया था इस तरीके के। अब वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ज़्यादातर कन्वेंशनल पॉलिटी से बाहर की चीज़ें पूछ रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अगली 2-3 वीडियोस जो है बेयर एक्ट से रिलेटेड आएगी और इम्पोर्टेंटली राइट स्पेशली जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ को ज़्यादा इसमें फोकस किया जाएगा। क्रिमिनल लॉ में भी ठीक है जो जेंडर से रिलेटेड कुछ एक्ट्स हैं, ठीक है, जेंडर जस्टिस से रिलेटेड और स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, राइट, इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड एटसेट्रा, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रिजन से रिलेटेड एक्ट। अब देखो, एक बात है, स्टार्ट तो हम अभी करेंगे ही, हमारे पास किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एक बात ये है कि जैसे ये प्रिजन्स है, ये कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी के लिए पिछले 1-2 साल में बहुत इंपॉर्टेंट रह गए हैं। 2021 में उन्होंने प्रिजन्स पे फर्लो और पैरोल पे उन्होंने डिफरेंस पे एक क्वेश्चन पूछ लिया था। उसी पे बिल्ड करके 2023 में इन्होंने प्रिजन्स की रेगुलेशन पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया था कि राइट, इंडियन प्रिजन्स एक्ट 1894 पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट। बहुत डेप्थ में जाकर के इन्होंने वो क्वेश्चन पूछे थे। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस स्पेशली एनवायरमेंटल स्टैट्यूट्स, उन लॉज से रिलेटेड इंटर अंदर के जो प्रोविजंस है, जैसे पिछली बार कम्युनिटी रिजर्व पे उन्होंने पूछ लिया था कि भैया कौन रेगुलेट करेगा, और उसका आंसर जो है ये कोचिंग वाले भी नहीं दे पाए थे, अच्छे से नहीं निकाल पाए हैं। तो इन सब चीज़ों पे अब जो है वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, जो इस साल अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं था और ना ही है कि मैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आगे आकर के लिस्ट करूँ और ये प्रूफ दूँ पहले कि हाँ ये वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो देखो। देखनी देखनी है, नहीं देखनी है तो ठीक है। आज़ाद तो आप 1947 में ही हो गए थे, पैदा भी तो आज़ाद ही हुए हैं। आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात कि प्रिजन से रिलेटेड कुछ एक लॉज को हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है 2023 में, और वो भी 2023 के प्रीलिम्स के बाद। जो इंडिया है, इंडिया में नया एक प्रिजन्स एक्ट जो है पास किया गया है। ये मॉडल प्रिजन्स एक्ट है जो कि 1894 के जो हमारा प्रिजन्स एक्ट था उसको रिप्लेस करने लायक है। ये लायक है, अगेन क्यों बोल रहा हूँ मैं कि ये उसको रिप्लेस करने लायक है। ये एक मॉडल एक्ट पास किया है होम मिनिस्ट्री ने, राइट। लेकिन इंडिया में प्रिजन्स तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये एक्ट तब तक ये इफेक्टिव नहीं होगा जब तक कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट ना कर दे, स्टेट लेजिस्लेचर इसको अडॉप्ट ना कर दे। तो ये एक मॉडल एक्ट है, इसको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है। इसके अंदर के प्रोविजंस उतने अलग नहीं है उन सारे एक्ट से जितने कि अभी तक हमारे पास प्रिजन्स को रेगुलेट करने वाले एक्ट अवेलेबल है, राइट। तो इसको हम उतना डेप्थ में कवर नहीं करेंगे क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अभी भी है दैट इज प्रिजन्स एक्ट। और देखो, इंपॉर्टेंट बात है कि भैया ये प्रिजन से रिलेटेड होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट ही हमें बता रही है कि प्रिजन जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में पाया जा रहा है। एंड द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स फॉल एक्सक्लूसिवली इन द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वो एक्सक्लूसिवली दे करके अगर वो स्टेटमेंट बना दे, एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगा करके, वो तुक्केबाजी करके उसे हटा मत देना। यस, एक्सक्लूसिवली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, राइट। इम्पोर्टेंटली जो रिसेंटली अभी ये अमेंडमेंट हुआ है, इसका जो जब मैंने ये पीआईबी का नोट देखा कि प्रिजन एक्ट जो है यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा। पहला कि 2023 का जो प्रिजन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है वो किन किन एक्ट्स को जो है कवर करता है। तो याद रखना, वो ना आपको मेंशन कर देगा सीधा कि क्या प्रिजन एक्ट 1894 को इसमें सब्ज्यूम किया गया है, कि द प्रिजन एक्ट 1900 वाला इसको सब्ज्यूम किया गया है, द ट्रांसफर ऑफ प्रिजन एक्ट, ठीक है, क्या इसको इसमें सब्ज्यूम किया गया है। यस, इन तीनों प्रिजन एक्ट्स को जो है इसमें सब्ज्यूम किया गया है। थोड़ा आइडिया रखना है दिमाग में, है ना। अगेन एक बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है क्योंकि ये सेशन अदरवाइज अगर आप रट्टा मारने लगे तो भैया इतना एग्जॉस्टिव हो जाएगा आपका, ठीक है, दिमाग बंद हो जाएगा, और दिमाग बंद होने के साथ साथ फोन भी बंद हो जाएगा। इस टाइम मैं रात में ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है, 9 बजे के बाद। तो इसलिए इसमें कुछ भी आपको रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल समझना है। कथा सुनो, एक तरीके से कहानी सुनने बैठ जाओ इधर, राइट। और साथ में इसमें आधी बहुत सारी चीज़ें पॉलिटी की साथ में इधर आपके कवर होती जाएगी इसमें। तो कथा सुनो, कुछ भी इसमें रटना नहीं है, राइट। इंपॉर्टेंट बात है कि इस जो नया जो ये अमेंडमेंट हुआ है, देखो इस एक्ट को हम देखेंगे, प्रिजन एक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे, लेकिन अभी ये जान लो कि अभी जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसमें प्रिजन एक्ट से है ना, से एक्स्ट्रा क्या और दी गई है। भैया इसमें स्पेशली कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे आपके वुमेन के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, इनके लिए कुछ स्पेशल
प्रावधान वहाँ पे किए गए हैं, स्पेशली स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, रिहेबिलिटेशन के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ प्रिजनर्स, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं जो कि आपके प्रिजन एक्ट 1894 में नहीं थे। समझ रहे हो, यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि 1894 जो कि एक प्री इंडिपेंडेंस एरा का एक, ठीक है, हमारा एक्ट था, इसमें, ठीक है, एक्ट मेनली focuses on keeping the criminals in custody and enforcement of discipline and order in prisons. There is no provision for reform and rehabilitation. ये जो हमारा पुराना एक्ट है, सही में जब मैंने भी इसे देखा, इसमें कोई भी रिफॉर्म और रिहेबिलिटेशन का कोई प्रावधान नहीं है। यही प्रावधान ऐड करने के लिए और अल्टरनेटिव पनिशमेंट्स को, ठीक है, एक तरीके से लेजिटिमाइज करने के लिए ये नया मॉडल प्रिजन एक्ट जो है यहाँ पे लाया गया है। इसके अलावा, ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, जो जितना मैंने इसके बारे में जाना है, इसमें बस यही चीज़ें कुछ मेंशन की गई है कि भैया टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और इनके राइट्स का ध्यान रखेंगे, ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से प्रिजन्स की व्यवस्था होगी, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अलग से प्रिजन्स की व्यवस्था होगी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। अब देखो 1894 का ये जो प्रिजन एक्ट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कुछ भी अगेन कुछ भी रटना नहीं है, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना है और वो समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैंने ये पूरा एक्ट पढ़ा हुआ है, आपको नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जितने भी सेक्शन है ये सब मैंने पूरे एक्ट को पढ़ के, पूरा एक्ट मतलब एक जो इसके 70 सेक्शन है उनको पढ़ करके अभी वहां से निकाले हुए हैं, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। पहली बात मैं बता रहा हूँ कि भैया जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, इट इज ए स्टेटूटरी अथॉरिटी। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंस्पेक्टर जनरल, जैसे जैसे देखो वो पूछ लेता है ना कि जो वाइल्ड लाइफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, क्या ये एक स्टेटूटरी अथॉरिटी है? यस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्टेटूटरी अथॉरिटी है। यहाँ बोल देगा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स, क्या ये एक स्टेटूटरी अथॉरिटी है? आदमी बोलेगा नहीं, स्टेटूटरी कैसे हो सकती है, ये तो सरकार का हिस्सा होती है ना भाई साहब। इट इज ए स्टेटूटरी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। नॉट जस्ट दिस भैया, इसी प्रिजन एक्ट में इवन आपका जो जेलर है ना, और सब जेलर है, ठीक है, असिस्टेंट जेलर है, इन सब चीज़ों का प्रावधान भी इसी एक्ट में किया गया है। दूसरी बात देखो, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ बताई गई है, टेम्पररी एकोमोडेशन फॉर प्रिजनर्स। इसका भी प्रावधान इसी एक्ट में किया गया है। भैया जब भी इंस्पेक्टर जनरल को लगे, ठीक है, जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स को लगे कि भैया आपके जो प्रिजनर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए कोई अलग टेम्पररी एकोमोडेशन को लिया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एपिडेमिक हो जाए, कहीं पे आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक हो गया, कहीं पे किसी तरीके का, है ना, किसी तरीके की कोई डिजास्टर आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गई, तो उसके लिए टेम्पररी शेल्टर का प्रावधान किया जाना, इसकी व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है। समझ रहे हो? तो उस मैनर में जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ये इंस्पेक्टर जनरल एक टेम्पररी एकोमोडेशन फॉर द प्रिजनर्स की व्यवस्था कर सकता है। अगली बात, इंपॉर्टेंट बात, कि भैया ये पनिश करता है कि जो भी ऑफिसर्स ऑफ प्रिजन है, ये किसी भी तरीके के बिजनेस में, प्रिजनर्स के साथ किसी भी तरीके के बिजनेस में इंडल्ज नहीं होंगे। तो कोई भी ऐसी जो चीज़ होती है जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह ले जाना, ठीक है, और दारू वगैरह, गुटखा वगैरह अंदर सेल करना, ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और इसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था भी की गई है, 6 महीने तक की आपकी जो है पनिशमेंट इसमें दी जा सकती है। इंपॉर्टेंट बात है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट बात कि भैया एक बात और प्रिजन्स के बारे में, एक बात इसमें ये भी लिखी गई है, भैया जब भी कोई बंदा प्रिजन्स में जब भी कोई बंदा एंटर करेगा, तो एंट्री होने से पहले और इसके एग्जिट करने के बाद, इन दोनों इन दोनों कंडीशंस में जो प्रिजनर्स हैं, ठीक है, जो पोटेंशियल प्रिजनर्स है या फिर जो रिलीज हो चुके हैं, उनकी हेल्थ का पूरा चेकअप किया जाता है। और ये सब देखने के लिए स्पेशली एक मेडिकल ऑफिसर का प्रावधान भी इस एक्ट में किया गया है। समझ रहे हो? इन सब चीजों से रिलेटेड वो क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑलरेडी भाई साहब पिछले 3 साल में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसी एक्ट से। अब वो डेप्थ में जा ले तो उसमें कोई हैरानी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है कि भैया अगर डेथ हो गई है ना, कस्टोडियल वायलेंस इंडिया में हर बार, ठीक है, कस्टोडियल, ठीक है, वायलेंस का जो है इंडिया में हर बार इस चीज की वो उठाई जाती है, ठीक है, ये बात उठाई जाती है। अब उस कस्टोडियल वायलेंस में मान लो अगर किसी का, है ना, जुडिशियल कस्टडी में अगर डेथ हो जाती है या फिर प्रिजन के अंदर डेथ हो जाती है, तो भाई साहब इसकी एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, जिसमें वो हर चीज लिखी जाएगी, भैया डेथ क्यों हुई इसके, है ना, डेथ से पहले की कंडीशन क्या थी, बाद में कंडीशन क्या थी, इस सब चीज़ों की एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ये भी ध्यान में रखना है ना, थोड़ा थोड़ा आइडिया, मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है ध्यान में रखो।
बाकी गेट कीपर वगैरह की, कन्विक्ट है ना, इन सब चीजों की जो यहाँ पे ड्यूटीज है, सब चीजें यहाँ प्रेस्क्राइब की गई है, राइट। इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है, देखो यहाँ वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वो ये पूछेंगे क्वेश्चन कि एज पर प्रिजनर्स एक्ट प्रिजनर्स कैन बी एम्प्लॉयड, वो स्टेटमेंट ये दे देंगे कि एज पर प्रिजनर्स एक्ट प्रिजनर्स कैन बी एम्प्लॉयड और डिप्लॉयड इन द सर्विस ऑफ प्रिजन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी, या फिर एज पर प्रिजनर्स एक्ट प्रिजनर्स आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिसर्स ऑफ द प्रिजन। ये बात बिल्कुल सही है भैया, डिसिप्लिनरी काम में इंडिया के प्रिजन में एक स्पेशल बात ये होती है, जेल के अंदर जो जो आपके प्रिजनर्स हैं उन्हीं को डिसिप्लिनरी कमेटी, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उन्हीं की कमेटी बनाई जाती है, खाना प्रिपेयर करवाने के लिए उन्हीं की कमेटी, एकदम फौज ये जैसे चलता है अपना प्रिजन का अंदर भी, राइट। और इम्पोर्टेंट बात है कि उन सबको जो ऐसे प्रिजनर्स को ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इवन ऑफिसर ऑफ प्रिजन की कैटेगरी में रखा जाता है, समझ लो, जिन जिन को ये इस तरीके के तो कई ऐसे प्रिजनर्स होते हैं जैसे क्लास मॉनिटर होते हैं, वैसे वहाँ पे प्रिजनर बनाए गए, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिसर्स, और उसका प्रावधान इस एक्ट के तहत है, राइट। इंपॉर्टेंट बात है, ये देख लो कि भैया नो प्रिजनर शैल बी डिस्चार्ज अगेंस्ट हिज विल फ्रॉम द प्रिजन इफ लेबरिंग अंडर एनी एक्यूट डेंजरस डिस्टेम्पर और नॉट अंटिल द ओपिनियन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। ये बात याद रखना कि भैया किसी भी प्रिजनर को अगर डिस्चार्ज किया जा रहा हो, ठीक है, जेल से रिलीज किया जा रहा हो, तो उसकी इच्छा के बिना वहां से रिलीज नहीं किया जा सकता अगर वो सिक है, अगर बीमार है, ठीक है। रिमूवल से पहले इवन मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट प्रिपेयर करना जरूरी है, राइट। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से वो एक क्वेश्चन और बना सकता है, भैया इंडिया में जो प्रिजनर्स है, प्रिजनर्स के लिए अलग से एक सेपरेट जो है प्रावधान किया गया है, वो ये कि भैया जो फीमेल प्रिजनर्स हैं वो मेल प्रिजनर्स से अलग रखे जाएं जेल में, ठीक है, कम से कम इतना अलग कि भैया जो फिजिकल इंटरकोर्स है या फिर किसी तरीके के इंटीमेट जो सीन है है ना, वो बचाने लायक इतना डिस्टेंस हो, तो इतने डिस्टेंस में आपको वो रखने पड़ेंगे। और उस प्रिजन में इवन मेल प्रिजनर्स में भी जो 20 साल है ना 21 साल से कम के प्रिजनर्स है, उनको अदर प्रिजनर से अलग रखा जाए। इम्पोर्टेंटली जो अनकन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर्स हैं, ठीक है, प्रिजनर्स कन्विक्टेड भी हो सकते हैं, अनकन्विक्टेड भी हो सकते हैं, मतलब जिसके खिलाफ अभी तक केस जो है प्रूव नहीं हुए हैं, राइट। तो जो ऐसे प्रिजनर्स है जो अनकन्विक्टेड है, उनको कन्विक्टेड प्रिजनर से अलग रखा जाए। ये सब प्रावधान इसमें दिए गए हैं, फॉलो नहीं होते हैं वो अलग बात है, कहीं नहीं होते हैं फॉलो वो अलग बात है, लेकिन इसमें ये प्रावधान दिए गए हैं। और सिविल प्रिजनर जो है ये क्रिमिनल प्रिजनर से अलग रखा जाए। अब ये सिविल केस क्या होता है, क्रिमिनल केस क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये मैं फिर नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई जब से मैं यूट्यूब पे हूँ तब से मैं इस चीज़ को कम से कम 10 बार बता चुका हूँ, ठीक है। जो नए लर्नर होंगे वो यार ये गूगल कर लेना, अदरवाइज है ना मेरा बहुत यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और ये चीज़ें भी कवर नहीं होगी। तो दिस इज अबाउट योर प्रिजनर्स एक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रिजनर्स हैं जो डेथ सेंटेंस के अंडर है, इनको एक सेपरेट सेल दिया जाना चाहिए, ये भी प्रिजनर्स एक्ट में लिखा गया है। बाकी ये सब चीज़ों को भी इसमें लिखा गया है कि फूड जो क्लोथिंग वगैरह है। इंपॉर्टेंट बात, एक बात और कि भैया जो आपके, ठीक है, जो ऐसे प्रिजनर्स है जो हीनियस प्रिजनर्स नहीं है, और जो सिविल प्रिजनर्स है मतलब जो एकदम नॉर्मल टाइप के प्रिजनर्स है, वो अपने एक्सपेंसेस पे अपने लिए फूड क्लोथिंग वगैरह की व्यवस्था करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको फीस वहाँ पे करनी पड़ती है। ये प्रावधान जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है भैया कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रिजनर्स का भी इसमें प्रावधान है, समझ रहे हो, ये बात ध्यान में रखना। प्रिजनर्स की एम्प्लॉयमेंट का भी प्रावधान है प्रिजनर्स एक्ट में, स्पेशली जो नॉन हीनियस, ठीक है, जो नॉर्मल जैसे ऑफेंस में है, जो 7 साल से कम के सजा वाले प्रिजनर्स हैं, ठीक है, इस तरीके के जो प्रिजनर्स हैं, इनको जो है एम्प्लॉयमेंट राइट टू, एक तरीके से राइट टू एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिया गया है, समझ रहे हो, और उनको प्रॉपर दिहाड़ी वगैरह दी जाती है जेल के अंदर, उनसे काम करवाया जाता है, तो इसकी प्रावधान भी इसमें दिया गया है। हेल्थ ऑफ प्रिजनर, विजिटर है ना, विजिट टू प्रिजनर्स, इन सब चीज़ों की प्रावधान इसमें ऑलरेडी किया गया है। इनफैक्ट अगर कोई फैमिली मेंबर वगैरह प्रिजनर को विजिट करना चाहे, तो जो इंस्पेक्टर जनरल है या फिर जो जेलर है, इन अथॉरिटीज की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके पूरे क्रेडेंशियल्स को पहले रजिस्टर करें, उसी के बाद विजिट को करवाया जाए, जो कि नॉर्मली होता ही है, राइट। देन इसमें प्रिजन्स के ऑफेंसेस भी इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है, बताए गए हैं। हालांकि वो सब चीज़ें फिर जानने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से पूछा था, क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से पूछा था, हालांकि 2023 में तो नॉर्मल सा क्वेश्चन ये था कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक रूल अंडर प्रिजन्स एक्ट 1894। हाँ नहीं नहीं, वो स्टेटमेंट ये थी कि प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 गिव्स अथॉरिटी टू रेगुलेट प्रिजन्स
टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, ये तो एकदम नॉर्मल सी थी। भैया क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि ओनली स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ प्रिजन्स। ये बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है भैया। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, इसमें कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जिक्र नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का तो हमने देखा ही देखा, वो खुद डिक्लेयर करे जा रहे हैं कि भैया स्टेट गवर्नमेंट ही इंडिया में अकेली ऐसी अथॉरिटी है जो कि प्रिजन्स को रेगुलेट करती है। समझ रहे हो बात को? तो ये बातें जो है ध्यान में रखनी है कि डिफाइनिंग द एक्ट्स विच शैल कॉन्स्टिट्यूट द प्रिजन ऑफेंसेस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। समझ रहे हो? स्पेशली जो प्रिजन्स की अंदर जो रेगुलेशन होगा प्रिजन्स का, इन सब चीज़ों के रिलेटेड जो भी कानून बनाने हैं, वो कानून कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, बाय सिंपल रूल। जरूरी नहीं है कि इसके लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर है उससे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई रूल पास हो, ठीक है, या कोई लॉ पास हो, वो जरूरी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट बाय अ सिंपल नोटिफिकेशन भी जो है इसके रिगार्डिंग, प्रिजन के रेगुलेशन के रिगार्डिंग जो है रूल बना सकता है। और इसमें बहुत सारी लिस्ट नीचे दी हुई थी कि किस किस के रिगार्डिंग, स्पेशली जितना भी प्रिजन के अंदर चलेगा स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगा। नॉट जस्ट दिस, 2021 में देख लो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, पैरोल और फरलो और रिमिशन, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सिर्फ ये तीन चीजें नहीं है, एक और चीज जो आपने मुश्किल से, अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं है तो आपने प्रोबेशन को सुना नहीं होगा, ठीक है, कि प्रोबेशन क्या होता है, इसका प्रावधान इंडियन लॉ में क्या है। तो पैरोल, फरलो, रिमिशन, प्रोबेशन, इन सब चीजों को अब यहाँ पे आगे जानेंगे। पैरोल और फरलो पे ऑलरेडी 2021 में क्वेश्चन बना हुआ है, 2021 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, PYQ जा करके देख लेना, और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भरोसा कर लो। मुझे यहाँ पे सबूत देने की जरूरत नहीं है कि हाँ 2021 में पेपर जो है आया था। पैरोल फॉलो पे ऑलरेडी क्वेश्चन बना है, रिमिशन पे बना देंगे तो ठीक है बिल्कुल फंसा देंगे वो, और प्रोबेशन पे बना देंगे तो और ज़्यादा फंसा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भैया कि है ना, ऑल ऑल गिव रिलीफ टू कन्विक्ट्स, बट दिस इज हाउ दे आर डिफरेंट। Supreme Court expressed concern over convicts languishing in jail despite being entitled to remission of sentences while hearing the case of murder convict jumping through furlough। तो एक तरीके से फरलो जो है न्यूज में था। अब देखो ये फरलो और पैरोल क्या होता है, इसके बीच थोड़ा डिफरेंस समझ लो। सबसे पहले ये ना एक टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी रिलीज फ्रॉम जेल, रिलीज फ्रॉम जेल, इन दोनों में जेल से टेम्पररी रिलीज का जो है प्रावधान किया गया है। ये पैरोल क्या होता है? पैरोल एक ऐसी टेम्पररी रिलीज फ्रॉम जेल है जो कि किसी स्पेशल सर्कमस्टांस में दिया जाता है, स्पेशल सर्कमस्टांस में, ठीक है, ये कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है। स्पेशल सर्कमस्टांस में अगर जेल अथॉरिटी चाहे तो उन्हें पैरोल ग्रांट कर सकती है, और नॉर्मली ये 2 टर्म के लिए होती है, या तो 15 दिन के लिए, ठीक है, आगे देखेंगे इसके टाइप्स देखेंगे, या फिर 30 दिन के लिए। बहुत छोटी टाइप की ये जेल होती है और रिलीज होती है। और पैरोल इंपॉर्टेंटली, जब भी पैरोल है, पैरोल को एक तरीके से सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ द, ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे देखा जाता है। ये सस्पेंशन है पनिशमेंट का, रिमिशन नहीं है। मान लो अगर आपको 30 दिन का पैरोल ग्रांट हुआ है, 30 दिन की जेल से रिलीज ग्रांट हुई है, तो ये एक सस्पेंशन है 30 दिन की। दैट मीन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी सजा 30 दिन कम हो गई है, नहीं, वो आपको आगे जीनी पड़ेगी, आगे झेलनी पड़ेगी। फरलो बिल्कुल डिफरेंट होता है। फरलो में आपको कोई रीजन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती, पैरोल में आपको रीजन देना पड़ेगा। पैरोल में आपको रीजन देना पड़ेगा कि भैया मेरे फैमिली में डेथ हो गई है, मेरी बेटी की शादी है, ये है वो है, इसलिए मुझे पैरोल दे दो। फरलो में कोई आपको रीजन देने की जरूरत नहीं होती। और नॉर्मली फरलो उन डिसिप्लिन्ड कैटेगरी के जो स्पेशली आपके प्रिजनर रहते हैं, नॉर्मली उनको फरलो ग्रांट किया जाता है, राइट। और इसमें आपको कोई स्पेशल रीजन देने की जरूरत नहीं होती। और जब फरलो ग्रांट होता है तो उसे रिमिशन कंसिडर किया जाता है, उसे एक तरीके से रिमिट कंसिडर किया जाता है कि ठीक है, मान लो अगर आपको 40 दिन का फरलो जो है दिया गया है, ग्रांट किया गया है, तो ये माना जाता है कि आपकी टोटल सजा से 40 दिन की सजा कम हो गई है, आपने वो गुजार दी है, फरलो में ही गुजार दी है। दिस इज फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन पैरोल एंड फरलो। और दोनों का प्रावधान जो है इंडियन प्रिजन एक्ट में भी दिया गया है। हालांकि इसके रिगार्डिंग जो रूल्स बनाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनाएंगे। नॉट जस्ट दिस, इवन CRPC में भी टेम्पररी रिलीज की बात की गई है, हालांकि पैरोल और फरलो को एक्सप्लिसिटली वहां मेंशन नहीं किया गया। मेंशन कहाँ है ये एक्सप्लिसिटली आगे हम देखेंगे, राइट। ये बेसिक आइडिया आई होप आपको फरलो और पैरोल के बीच में क्लियर हो गया होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ पैरोल एंड फरलो इज, एंड ठीक है, एक तरीके से सोसाइटी में आपके जो राइट्स हैं उनके
बीच जो है ये बनाए रखे, ठीक है, बैलेंस बनाए रखें। बोथ आर फॉर्म ऑफ कंडीशनल रिलीज, ठीक है, विच मीन्स दैट इनमेट मस्ट फॉलो द कंडीशन सेट आउट अगर आपको रिलीज चाहिए। देयर इज नो यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन टू डील विद फरलो और पैरोल, डिफरेंट स्टेट्स है देयर, यही उन्होंने जो है यही स्टेटमेंट भी दे दी थी क्वेश्चन पे। एंड फरलो इज ग्रांटेड एज ए मैटर ऑफ राइट टू द प्रिजनर। इंपॉर्टेंटली इसमें आगे हम देखेंगे, इसमें क्लैरिटी देखेंगे, ठीक है। ऐसा आपको बहुत जगह लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि ये जो फरलो होता है, फरलो, ठीक है, जो फरलो होता है जिसमें आपको कोई भी अपनी वो कारण स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कि भैया मुझे रिलीज क्यों करवाया जाए। पैरोल में आपको कारण बताना पड़ेगा रिलीज के लिए, फरलो में कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसे नॉर्मली एज ए मैटर ऑफ राइट एक्सरसाइज किया जाता है, एज ए मैटर ऑफ राइट, राइट। तो इसके बारे में आपको ये स्टेटमेंट कई जगह मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट ऑब्जर्वेशन में कहा है कि ये कोई भी आपका लीगल राइट या फिर स्टेटूटरी राइट नहीं है। इसको ब्रॉडली आगे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे अलग से चीज मैंने डाली हुई है। हेंस इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रांटिंग अथॉरिटी। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, वो बोलेगा कि क्या फरलो को ग्रांट करना नेसेसरी है? नो, नाइदर फरलो नॉर पैरोल। जरूरी नहीं है कि जो ग्रांटिंग अथॉरिटी है, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स है, वो या फिर जो आपका डीएम है, जरूरी नहीं है कि ये फरलो और पैरोल को दे ही दे, ये इनकी डिस्क्रिप्शन में है, देना है तो भी ठीक, नहीं देना है तो भी ठीक है ना। पैरोल के बारे में हमने ये सब चीजें ऑलरेडी जान ली है कि इट इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट अनलाइक पैरोल, अनलाइक योर फरलो, एंड इट डिपेंड्स ऑन प्रिजनर्स बिहेवियर एज वेल, कि देना है पैरोल या फिर नहीं देना है। एंड पैरोल इज यूजुअली नॉट नेसेसरली ग्रांटेड व्हेन कन्विक्शन हैज बीन फॉर माइनर ऑफेंसेस। नॉर्मली छोटे ऑफेंसेस के लिए ही आपको जो है पैरोल दिया जाता है। ऑब्वियसली जो मान लो कोई हीनियस मर्डरर है, उसको कौन ही पैरोल वहां पे देगा, ठीक है। Then both parole and furlough can be denied if competent authority is of the opinion। मतलब इन दोनों को डिनाई किया जा सकता है, ऑलरेडी ये सब चीजें मैंने बताई हुई है यार, है ना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड पैरोल, ठीक है, व्हेन ए प्रिजनर इज ऑन पैरोल हिज पीरियड ऑफ रिलीज डज नॉट काउंट टुवर्ड्स द टोटल पीरियड। हाँ, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है यार, कि जब वो पैरोल पे है तो पैरोल को एज, है ना, एज अ सस्पेंशन कंसिडर किया जाता है, ये रिमिशन कंसिडर नहीं होता है, यही इसका मीनिंग भी है। तो ये फालतू में इतना टाइम हम वेस्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट बात है कि रिमिशन जो है ये पैरोल और फरलो से अलग कैसे है। भैया सीआरपीसी में, जिसको कि अब बदल भी दिया गया है, ठीक है, तो सीआरपीसी में स्पेशली जो सेक्शन 432 था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि भैया आप रिमिशन, स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नर को स्पेशली इसमें एम्पावर किया गया है कि आप जो है रिमिशन ग्रांट कर सकते हैं, है ना, रिमिट कर सकते हैं किसी के भी चार्ज को। रिमिशन का मतलब क्या होता है? नॉट चेंजिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस बट डिक्रीजिंग इट। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 साल की सजा थी तो इसको रिमिट कर दिया जाए 10 साल के लिए। तो ये जो अर्ली रिलीज है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, यहाँ से वो क्वेश्चन क्या बनाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट मे गिव अर्ली रिलीज फ्रॉम द प्रिजन्स। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सीआरपीसी में ये प्रावधान है, स्टेट गवर्नमेंट इवन अर्ली भी, प्री मेच्योर भी रिलीज कर सकती है किसी भी प्रिजनर को। ऐसा ही तो हुआ था वो गुजरात का वो जो गुजरात दंगों वाला जो रेप के केस थे, वो जो 8 कन्विक्ट थे उनको इसी तरीके से जो ठीक है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने आई थिंक, सॉरी हाँ, गुजरात गवर्नमेंट ने उनको रिलीज कर दिया था, हालांकि वो केस महाराष्ट्र में चल रहा था, ऐसा उसका कुछ इशू था, समझ लो। तो ये उसी के तहत है कि भैया ये रिमिट कर सकते हैं ऑफेंस को। मान लो अगर कोई 14 साल का बंदा है तो उसको 10 साल में वो रिमिट कर सकते हैं, ठीक है, 10 10 साल में वो रिलीज भी कर सकते हैं। ऐसे ही उम्र कैद का 14 साल में उसको नॉर्मली रिलीज कर दिया जाता है, 14 15 साल के बाद कंसिडर किया जाता है कि हाँ ये सुधर गया। इंपॉर्टेंट बात है भैया कि पैरोल जो है हर कोई क्लेम नहीं कर सकता। रिमिशन का हमने देख लिया, रिमिशन इज डिफरेंट फ्रॉम पैरोल एंड फॉरलो। पैरोल एंड फॉरलो में वो अभी भी जेल में रहेगा, टेम्पररी रिलीज हो रहा है। यहाँ पे रिमिशन में आपको परमानेंट रिलीज दिलवाया जा सकता है, समझ रहे हो, रिमिशन में परमानेंट रिलीज जो है दिलवाया जा सकता है, राइट। ये बात जो है ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से पता है स्टेटमेंट क्या, वो क्या बनाएगा कि रिमिशन में जो है कन्विक्शन कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंडर को भी डिसॉल्व कर दिया जाता है। नो नो नो, कन्विक्शन विल स्टे एज सेम। उसको कन्विक्ट माना जाएगा कानून के आंखों में, लेकिन उसकी जो सजा है, ठीक है, उसका जो सेंटेंस है, सेंटेंस को इसमें ठीक है, सेंटेंस को रिमिट कर दिया जाएगा। कन्विक्शन वैसा ही रहेगा। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? गुनाह उसका वैसा ही रहेगा कानून की नजरों में, कागजों में वो गुनाह ही रहेगा, लेकिन सेंटेंस इसकी
सेंटेंस के लिए इसको जो है माफ करवाया जा सकता है। समझ लो, ये बात होता है, ये डिफरेंस है बिटवीन कन्विक्शन एंड सेंटेंस। तो कन्विक्शन वैसा ही रहता है, सेंटेंस कम हो जाता है रिमिशन में भी। पैरोल जो है सबको नहीं मिलता है, नॉर्मली जो नॉन इंडियन सिटीजन है उनको नहीं मिलता है, या फिर जो जिन्होंने हीनियस क्राइम कमिट किया है, जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को एंडेंजर किया है, क्राइम अगेंस्ट द स्टेट किया है, ठीक है, स्पेशली जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अगेंस्ट के अंडर, यूएपीए वगैरह के अंडर मान लो अगर किसी ने ऐसे ऑफेंस किए हुए हैं, है ना, तो उन लोगों को पैरोल जो है ग्रांट नहीं किया जाता है नॉर्मली। और ये दो तरीके होता है, एक कस्टडी पैरोल और एक रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल नॉर्मली पुलिस की कस्टडी में होता है और ये इमरजेंसी पैरोल होता है ना। फॉर एग्जांपल किसी का बच्चा मर गया, किसी का पोता मर गया, है ना, या फिर किसी की शादी हो रही है, तो इमरजेंसी पैरोल एकदम से शॉर्ट नोटिस में अगर पैरोल दिया जाता है तो ये पुलिस की कस्टडी के अंदर जो है आपको एक क्लोज लुक के अंडर आपको पैरोल ग्रांट किया जाएगा, छोटा। एक होता है रेगुलर पैरोल, है ना, मस्ती से एकदम आप मर्डर करके अंदर घुसे हुए हैं, वहां से पैरोल लेकर के 1 महीने तक आप जो है बाहर आ सकते हैं और इसमें कोई आपकी पुलिस की नज़र आपके पीछे नहीं लगेगी। समझ रहे हो? तो मतलब पैरोल भी डिफरेंट टाइप के है, ये आपको जरूरी नहीं है इसके डेप्थ में जानना, लेकिन हाँ वो ये पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ पैरोल कैन बी 1 ईयर ना, मैक्सिमम इज 1 मंथ। 1 मंथ से ज़्यादा पैरोल नहीं होता है। फरलो की कोई लिमिट इस तरीके से प्रेस्क्राइब नहीं की गई है हालांकि। समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट बात है कि भैया परलो और पैरोल के रिगार्डिंग ऐसा कोई एक लॉ नहीं है कंट्री में, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग लॉज है, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने कोशिश की है कि इस पे थोड़ा काम किया जाए। जैसे 2016 में होम मिनिस्ट्री ने एक मैनुअल बनाया था, मॉडल प्रिजनर्स मैनुअल, है ना, जिसके रिगार्ड जिसमें कि पैरोल और फरलो के रिगार्डिंग ये बात भी लिखी थी कि जो इस तरीके के हीनियस जो ऑफेंडर्स है, ठीक है, और जो डेंजरस है, इन्हें इन्हें जो इस तरीके के पैरोल फरलो वगैरह आप ना दें। और इनफैक्ट 2020 में तो होम मिनिस्ट्री ने एक लेटर भी लिखा था सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के जो आपके चीफ सेक्रेटरीज है इनको, सॉरी जो होम सेक्रेटरी है, इनको लेटर लिखा था कि भैया आप हर कहीं पे इस तरीके से पैरोल वगैरह ना दिया करें, क्रिमिनल्स को उतने ज़्यादा रिलीज ना दें। इंपॉर्टेंट बात है प्रोबेशन और पैरोल में, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा। ये प्रोबेशन क्या होता है? प्रोबेशन इज काइंड ऑफ अल्टरनेटिव पनिशमेंट। अल्टरनेटिव पनिशमेंट, बिना जेल में भेजे, बिना जेल में भेजे आपको जो है प्रोबेशन में भेज दिया जाता है। ठीक है, प्रोबेशन इज अ काइंड ऑफ सोशल पनिशमेंट, कि आपको जो है एक तरीके से कम्युनिटी सर्विस वगैरह में अगर भेज दिया जाए, और बहुत सारे जेल, ठीक है, बहुत सारे कोर्ट जो है प्रोबेशन में भेज देता है। ठीक है, प्रोबेशन में भेज देते हैं काफी सारे लोगों को जो हीनियस ऑफेंडर नहीं होते हैं, जिन्होंने छोटा मोटा क्राइम किया हुआ है, राइट। तो ये है आपका प्रोबेशन। और प्रोबेशन के रिगार्डिंग में सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है ना। इसमें जो है सीआरपीसी में, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट वगैरह में, इन सब चीज़ों में अलग से प्रावधान किया है कि हाँ प्रोबेशन जो है आपको ग्रांट करवाया जा सकता है, राइट। सो प्रोबेशन, इंपॉर्टेंटली, ये जो पैरोल दिया जा रहा है, पैरोल और फरलो हमने देखे, जो पैरोल फरलो और जो हमने पीछे अभी रिमिशन देखा, ये कौन दे रहा है? ये स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन प्रोबेशन को कौन ऑर्डर करता है? ये कोर्ट ऑर्डर करती है। कोर्ट बोलती है कि भैया हाँ इस महिला ने जो है उतना घिनौना अपराध नहीं किया है, इसे ठीक है प्रोबेशन में भेज दो, दैट मीन कम्युनिटी सर्विस में, इस तरीके की कोई चीज़ में भेज दो, राइट। देन प्रोबेशन इम्पोर्टेंटली इसमें ना सोशल स्टिग्मा नहीं होता है, ये लेस स्टिग्मेटाइजिंग होता है, क्योंकि इसमें किसी तरीके की आपको वो नहीं दी गई है, क्या कहते हैं वो वो जेल इसमें नहीं, जेल की टर्म आपको इसमें नहीं अवॉर्ड की गई है। दैट मीन्स सोशल स्टिग्मा इसमें उतना नहीं होता है। तो प्रोबेशन, ये यहाँ पे भी वो क्वेश्चन आपसे बना सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है भैया, देर आर सर्टेन कैटेगरीज, ठीक है, प्रोबेशन के रिगार्डिंग कुछ एक ऐसी कैटेगरीज है जिनको कि प्रोबेशन देना, अगर वो क्वालिफाइड कैटेगरी में फॉल करता है कोई आदमी, तो उसको नॉर्मली प्रोबेशन दिया ही जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई 21 साल से कम का लड़का है और उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसमें 7 साल से कम की सजा हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई महिला है, वुमेन है, और उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो सेल्फ डिफेंस में हीनियस हो या फिर 7 साल से कम की सजा हो, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, अगर 18 साल से कम का है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, या फिर 18 से 21 साल का भी उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है जो हीनियस ना हो, इस तरीके के जो ऑफेंसेज हैं, राइट, अगर किसी ने कमिट किए हैं, तो कानून कहता है, सीआरपीसी कहता है कि उसको प्रोबेशन दिया जाना चाहिए। और अगर कोर्ट उसको प्रोबेशन नहीं दे रहा है अंडर सेक्शन 361, अगर कोर्ट उसको प्रोबेशन नहीं दे रहा है,
तो कोर्ट को रीजन स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि भैया उसे जेल में क्यों डाला जा रहा है, उसे प्रोबेशन में क्यों नहीं भेजा। समझ रहे हो बात को। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ देखना एक बात ये, फरलो के बारे में सुप्रीम कोर्ट यहाँ से वो स्टेटमेंट बनाएगा, ऑलरेडी फरलो पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ स्टेटमेंट ये बनाएगा कि वो स्टेटमेंट आपको दे देगा कि जो लोग रिमिशन के लिए, ऑफेंस के रिमिशन के लिए क्वालिफाइड नहीं है, वो फरलो नहीं ले सकते हैं। ऐसा स्टेटमेंट वो दे सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। फरलो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, फरलो उन लोगों को मिल सकता है जो सेंटेंस के रिमिशन के लिए क्वालिफाइड नहीं है। समझ रहे हो, उन्हें भी फरलो मिल सकता है जो रिमिशन के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इंपॉर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि फरलो इज नॉट अ लीगल राइट, इट इज नॉट अ लीगल राइट, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी राइट। समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है डी वाई चंद्रचूड़ जी की, जो 2021 में बेंच बैठी थी। इसमें इन्होंने क्या रेफरेंस लिया कि भैया जो बॉम्बे फरलो एंड पैरोल रूल्स थे, इसको इन्होंने रेफरेंस माना, जो कि सबसे पहले प्रिजन एक्ट के तहत बनाए गए थे। इन रूल्स में लिखा है कि दे मे बी रिलीज मीन्स इट इज नॉट ए मैंडेट, लीगल मैंडेट, सो इट इज नॉट ए राइट, दे मे बी रिलीज्ड। समझ रहे हो, इट मे बी कंसिडर्ड एज अ राइट, है ना, सॉरी, इट मे बी कंसिडर्ड फरलो, फरलो मे बी कंसिडर्ड सिमिलर टू द राइट बट इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी राइट, सिमिलर टू द राइट बट नॉट ए स्टैट्यूटरी राइट। समझ रहे हो बात को। तो ये बातें जो है ध्यान में रखनी है। अगर वो बोले कि फरलो इज अ स्टैट्यूटरी राइट, नो, इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी राइट। हालांकि आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि इट इज अ मैटर ऑफ राइट, मैटर ऑफ राइट, ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट बात, ऑल्दो फरलो कैन बी क्लेम्ड विदाउट रीजन, द प्रिजनर डज नॉट हैव एब्सोल्यूट राइट टू क्लेम फरलो। ये स्टेटमेंट आपको वो दे सकता है। क्लियर। टाइम क्या हुआ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया यार इसमें, खैर। ओके, सो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, क्योंकि हमें थोड़ा डेप्थ में कवर करना है आरपीए एक्ट, क्योंकि बहुत डेप्थ में कवर करने की ज़रूरत है। इस साल इलेक्शन भी हो रहे हैं और कुछ एक ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे यूपी में एलिगेशन लगे कि देर वाज एन एमपी फ्रॉम पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और उसके बेटे ने कुछ वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग वगैरह कर ली, है ना। और 2022 में हमारे देश के एक एमपी को जो है 2 साल के लिए सजा हुई, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, फिर से रीइंस्टेट किया गया। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस वो न्यूज़ में रहे हैं। तो इसमें जो है अगेन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, छोटी वीडियो रखते हैं। 2 ही ये एक्ट है, ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ और प्रिजन रूल से रिलेटेड हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। 2 ही ये लॉ हैं जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी उसके बाद तो जितने भी ज़्यादा स्टैट्यूट्स हैं, ठीक है, उसके बस कोर प्रोविजंस थोड़े बहुत देखेंगे कि वो किन किन चीज़ों को टच कर रहे हैं। हर चीज़ की वो अगेन वो बहुत डीप में चीज़ें वो करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसा रहा।